भारत सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या अपने प्राइवेट कर्मचारी या भारत के टोटल जितने 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी कर्मचारियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की कंप्लीट एनालिसिस, उसके टोटल गजट के एनालिसिस, उसके टोटल कैलकुलेशन के एनालिसिस करने जा रहे हैं। वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, अगर क्योंकि बीच में वीडियो को अगर छोड़ दीजिएगा, हो सकता है कि मेरी उम्र जो है कम हो, लेकिन मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप कमेंट भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और मैं कहीं गलत हूँगा तो मेरे कमेंट में उस चीज़ को रिप्लाई करेंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और मैं स्टडी करता हूँ और आपके पास तक अपनी नॉलेज पहुँचाता हूँ। तो आज की सेशन में क्या बताने वाला हूं मैं उसकी एक झलक दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपके सेशन शुरू करता हूं। ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम छोटा चीज़ नहीं है और यूनिफाइड पेंशन ये बड़ा है, तो वीडियो भी लंबा होगा, क्योंकि बीच में छोड़ के जाएंगे अगर तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज के इस सेशन में मैं देखिए, सबसे पहला जो है यूपीएस क्या है, यूपीएस में पेंशन की गणना कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कॉर्पस फंड, पूल फंड और इंडिविजुअल फंड, बीसी और आईसी और पूल फंड क्या है, यूपीएस में क्या बेनिफिट्स हैं एवं इसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं, या एनपीएस और ओपीएस से कैसे अलग है। उसके बाद हमने देखिए इस तरीके का पेपर कटिंग भी जो है सारा चीज़ आप लोगों के लिए लेके आया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्लीट सारी चीज़ें का प्रिपरेशन करके लेकर के आया कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विवरण बताया गया, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, अनुपातिक पेंशन क्या है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वगैरह सारी चीज़ें, एक मुफ्त भुगतान रिटायरमेंट पर जो आपका फंड मिलता है वो क्या है, कौन कौन सी इसकी पात्रता क्या है, लाभ, महत्वपूर्ण बातें। देखिए ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर, जो ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन सभी चीज़ों में अंतर डिफरेंस समझाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली देखिए एनपीएस के बारे में बताएंगे, यूपीएस के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद देखिए इन तीनों का एक कंपैरिजन टेबल भी है, कंपैरिजन टेबल पे भी हम बात करेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको जो है 1 अप्रैल जो है 2025 को आपको कहीं ना कहीं अपने एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना होगा, और उसमें आपको ज़बरदस्ती नहीं, आप एनपीएस में भी रह सकते हैं और यूपीएस में भी जा सकते हैं। तो आप जो है पूरी तरह से जान लेने के बाद ही अपनी फैसला लेंगे। तो देखिए इस तरीके का मैं एक और स्लाइड लेकर के आया हूँ। उसके बाद से ये टोटल जो गजट जो आपके द्वारा जो जारी किया गया, इस गजट से, इस गजट में क्या होने वाला है, इस सारी गजट की एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी मैं आज क्लियर करने वाले हैं। और मैं गारंटी करता हूं कि अगर मेरी वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो यूपीएस से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो होगी आप एक तनके में उस चीज़ों को सोल्यूशन कर पाएंगे, और आपको कभी जो यूपीएस से संबंधित कोई भी सवाल आपके दिमाग में अब नहीं रह पाएगा, और सभी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीक़ों से समझ पाएंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहना है। देखिए तो इस तरीके देखिए कॉर्पस फंड वगैरह की सारी चीज़ें सिद्धांत जो है मैं सभी चीज़ें पढ़ाने आज बताने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और हमको अपना प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए देखिए ये सारी चीज़। तो अब हम चलते हैं, आपको शुरुआत से शुरू करते हैं, और बस अब ध्यान रखना है, इस सारी चीज़ों को हम लेकर के आते हैं। देखेंगे आपको टोटल सारी चीज़ें, मैं मोटा मोटी आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको कंप्लीट सारी चीज़ें डीपली बताऊंगा। देखिए ये पेपर कटिंग होगी, इस पेपर कटिंग में आप देख रहे होंगे लिखा है कि किन कर्मचारियों पर होगा लागू। एनपीएस के तहत आने वाले मौजूदा और भविष्य सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से जो इम्प्लीमेंट हुआ है, वो जो एनपीएस जो है आपको जो भारत सरकार के कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए भी, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी, और जो प्राइवेट जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन यूपीएस जो है अभी फिलहाल, यूपीएस जो है फिलहाल उन्हीं पे इम्प्लीमेंट होगा जो लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। वे कर्मचारी जो 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं, यानी 10 साल से पहले अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, 10 साल से पहले अगर रिटायर हो जाते हैं, चाहे 10 साल से पहले अगर हमारी नौकरी छोड़ देते हैं, किसी भी वजह से चाहे बर्खास्त हो जाते हैं, तो आपको इस यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है आपका? 10 साल। ठीक है, एक विधायक जो है 1 दिन के लिए भी अगर विधायक बन जाता है तो उसका वेतन, अब 1 दिन का विधायक बनने के बाद अगर रिजाइन कर देता है, वहां से अपना पद त्याग कर देता है, फिर भी उसको पेंशन मिलती है आधा। लेकिन आपको मिनिमम 10 साल जो है एक कर्मचारी के रूप में काम करना पड़ेगा। FR 56 के तहत रिटायर किए गए कर्मचारी, 25 साल की सेवा पूरी कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी, क्लियर। देखेंगे
18.5% बढ़ेगा सरकार का योगदान। यानी अभी एनपीएस में गवर्नमेंट कितनी देती है, आपकी बेसिक और डीए का कितना प्रतिशत देती है, 14% देती है। और आपके जो है बेसिक और डीए का 10% कौन लेती है, आपके सैलरी से काटी जाती है, और बेसिक और डीए का 14% सरकार आपके गवर्नमेंट फंड में जमा करती है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार कर रही है कि अब मैं सरकार 14% नहीं 18.5%, इस 18.5% को दो भाग में डिवाइड करेगा आगे जाके, एक आपका 8.5% और एक आपका 10%। जो पहले 14% आपके पेंशन फंड में जमा होता था, अब 14% ना करके 10% ही सरकार जमा करेगी, और 8.5% जो है वो पूल फंड में जमा होगा। वो पूल फंड यानी पूल कॉर्पस क्या है, वो सभी चीजों पे आज चर्चा करेंगे, बस अंत तक बने रहना है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन, यानी 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। यूपीएस के फायदे, नियम और योग्यता। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों को एक विकल्प रूप में दी गई है। ठीक है, यूपीएस को 24 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई किया गया। 24 जनवरी 2000, देखिए पेपर जो कटिंग है यह भी गलत लिखा हुआ है, 24 जनवरी, हाँ बिल्कुल नहीं, सही है, 24 जनवरी 2025 बिल्कुल सही है, करेक्ट। अब आपको यहाँ से चीज़ों समझनी होगी। मैं अपने, अगर इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को देखना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल, ध्यान रखना है, मेरी एक टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल का उस लिंक, उस टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ पे जा करके आप इसको देख सकते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको टोटल चीज़ समरी बता देता हूँ कि जो पेपर कटिंग जो है सारी चीज़ें क्या है। देखिए इस पेपर कटिंग से अब अलग होकर के हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं कि एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विवरण, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विवरण के चलते हैं। कह रहे हैं कि यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यानी एनपीएस में, ओपीएस वाले तो भैया कभी यूपीएस में जाएंगे नहीं, क्योंकि ओपीएस में जो है किसी प्रकार का सैलरी नहीं कटता है, कोई डिडक्शंस नहीं होता है, कंप्लीट जो है बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है। लेकिन एनपीएस में आपका 10% कटता है आपके सैलरी से। तो ये यूपीएस में सिर्फ वही लोग जाएंगे, ये उन्हीं के लिए बनाया गया है जो लोग एनपीएस में अभी है, लेकिन सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अभी यूपीएस नहीं आया है। एनपीएस में जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सिर्फ वही लोगों को, अनिवार्य रूप नहीं है, सिर्फ जिनको जाना होगा वो 1 अप्रैल 2025 से चले जाएंगे, जिनको नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें निश्चित पेंशन मिलेंगे। निश्चित पेंशन 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों की को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान आहरित औसत मूल वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें निश्चित पेंशन का मतलब कि अगर आप 25 साल तक, अगर मिनिमम 25 साल तक, न्यूनतम 25 साल तक आप अगर नौकरी कर लेते हैं तो आपका वेतन का जो अंतिम वेतन होगा, आपका वो अंतिम वेतन, उस टोटल वेतन का, देखिए टोटल वेतन का एवरेज का 50%, एवरेज का 50% जो है आपको पेंशन के रूप में हर महीने मिलेगा। अब सोचेंगे कि हर महीने के औसत का क्या है? देखिए औसत इसलिए पूछ रहे, मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी, मान लेते हैं हम यहाँ पे, जरा मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी होती है 50,000 रुपये, मान लीजिए कि 50,000 रुपये सैलरी है। तो इसमें क्या कि 50,000 सैलरी है, लेकिन साल में जो है 2 बार डीए बढ़ती है, 2 बार डीए बढ़ती है। तो मान लीजिए कि अगर किसी साल 4% डीए बढ़ गया तो ये जो सैलरी है, अगर 4% तो 5 को 2,000 रुपये और हो गया, ये 52,000 हो जाएगा जून के बाद। जनवरी में अगर 50,000 रुपये सैलरी है तो जुलाई के बाद ये 52,000 सैलरी हो जाएगी। तो इनको क्या किया जाएगा, टोटल जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सभी सैलरी को ऐड किया जाएगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सभी सैलरी को ऐड किया जाएगा, और जो सैलरी ऐड करने के बाद जितना योगफल आएगा उसको 12 से भाग दिया जाएगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के प्रत्येक महीने की सैलरी को ऐड किया जाएगा, और जो योगफल आएगा, जो जोड़ आएगा, उसको 12 से भाग दिया जाएगा, और 12 से भाग देने पर जो अमाउंट आएगा वही आपका पेंशन होगा। वही क्या होगा? आपका पेंशन होगा। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी, अंतिम सैलरी जो है अगर 1 लाख रुपए तो 50,000 मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो एवरेज जोड़ने के बाद जो आएगा
तो उससे क्या होगा एवरेज में, कि शुरुआत के 6 महीने जो होगा जनवरी से लेकर जुलाई तक वो अलग सैलरी होती है और जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी अलग सैलरी होती है। तो इससे क्या होगा कि जो अंतिम जो महीने का जो 50% होगा उसे थोड़ा सा या तो कम होगा, नहीं तो फ्लक्चुएट करेगा थोड़ा सा, है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इसके सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि निश्चित पेंशन इसमें मिलने वाला है 50%, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 25 साल नौकरी करनी पड़ेगी तब। न्यूनतम पेंशन अब देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन। अगर मान लीजिए कि इसकी फॉर्मूला दिया गया है कि अगर आपका कॉर्पस फंड और इंडिविजुअल और पूल फंड से सारी चीजें पेंशन गणना करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, और आपकी नौकरी यदि 10 साल कर चुके हैं, तो अगर आप मान लीजिए आपका पेंशन जो है 8,000 रुपये बनता है ना, 7,000 बनेगा ना, 6,000 बनेगा, लेकिन फिर भी 10,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, बढ़ा के देगी आपको। मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी? 10,000 मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी, चाहे आप नौकरी, लेकिन उसके लिए कंडीशन पाला है कि आपको मिनिमम 10 साल नौकरी करना पड़ेगा। मिनिमम 10 साल नौकरी, 10 साल से कम वालों पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अनुपातिक पेंशन की बात करता है, कह रहा है कि 10 वर्ष या अधिक, लेकिन देखिए अनुपातिक पेंशन क्या है कि यदि आप 25 वर्ष तक नौकरी करते हैं तो जो आपकी अंतिम सैलरी होगी, अंतिम साल का जो आपका रिटायरमेंट का 60वां साल जो चाहे 63वां साल जो भी आपका रिटायरमेंट एज होगी, उस 60वां साल और 63वां साल के जो 12 महीने के वेतन का आधा पेंशन मिल जाएगा। 25 साल की नौकरी करते हैं मिनिमम, तो उससे ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 10 साल से 25 साल के भी, 10 साल से कम वालों पे तो इंप्लीमेंट नहीं होगा, 10 साल से पहले वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है। 10 साल से जो 25 साल तक जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो अगर है, तो जितना साल अगर 10 साल किए होंगे तो 10 साल को अनुपात के हिसाब से उसके फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से वहां पे तय होगा, उसके अनुपात में मिलेगा। 12 साल किए होंगे तो 12 साल के अनुपात में मिलेगा, 15 साल किए होंगे नौकरी तो 15 साल, 18 साल के तो 18 साल के अनुपात में अनुपातिक पेंशन मिलेगा। वो फिक्स नहीं रहने वाला है, वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी मैं आगे से आगे समझाने वाला हूं। उस फॉर्मूला पे बैठाया जाएगा, उस फॉर्मूला से जो भी आएगा वही अनुपातिक पेंशन मिलने वाला। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कह रहा है कि 25 साल आप नौकरी कर लेते हैं और 25 साल के नौकरी के बाद आप चाहते हैं कि रिजाइन कर देना है, तो आप रिजाइन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर सकते हैं, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति करने के बाद आपको आधा पेंशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 22 साल या 18 साल की उम्र में नौकरी करता है, 18 साल की उम्र में अगर मान लीजिए नौकरी करता है तो टोटल नौकरी पूरे जीवन में कितना करेगा? 42 साल करेगा। तो भैया इसने कंडीशन कर दी कि 25 साल के बाद आप रिजाइन कर सकते हो, 25 साल के बाद अपनी नौकरी छोड़ सकते हो, आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। तो जैसे ही 18 साल 25 साल के बाद लीजिए तो फिर भी आपको जो सैलरी रहेगा अंतिम साल का, उसका आपका 50% आपका पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जरूर नहीं है कि 42 साल करेंगे पूरी नौकरी 60 साल तक तब भी पेंशन मिलेगा। इन्होंने ये कंडीशन लागू कर दी। इस कंडीशन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी नौकरी 32 साल है तो पूरी 32 साल नौकरी करने की जरूरत है। 25 साल भी नौकरी करके छोड़ेंगे तो आपको 50% पेंशन मिलेगा। 26 साल भी नौकरी आपका, अगर 40 साल की नौकरी है तो बहुत सारे लोग ने 20 साल की उम्र में नौकरी कर लेते हैं। आर्मी वाले जो हैं बहुत कम उम्र में नौकरी कर लेते हैं। पुलिस में जो नौकरी 18.5 साल की उम्र में चले जाते हैं, 18 साल भी 19 साल की उम्र में चले जाते हैं। तो अगर वो बहुत नौकरी कर लेते हैं बहुत कम उम्र में, तो वो लोग 25 साल के बाद नौकरी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर सकते हैं, उनको 50% पेंशन मिलेगा। क्लियर? चलिए, बहुत सारे लोग जो है 23 साल 24 साल, अगर हर साल यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है 23 साल 24 साल में, अगर 1000 वैकेंसी निकलती है तो उसमें से 800 ऐसे जो गवर्नमेंट जो सफल कैंडिडेट होते हैं जिनकी एज होती है 25 साल से कम। तो अगर 25 साल से कम उम्र के लोग बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो लगभग 35 साल नौकरी करेंगे। अब वो लोग चाहते हैं कि नहीं हम 25 साल नौकरी कर लिए और हमको जो 10 साल पहले जो 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये कंडीशन है। पारिवारिक पेंशन, और मान लीजिए कि आपको पेंशन मिल रही है और 25 साल नौकरी कर चुके हैं, और 25 साल नौकरी करने के बाद अगर मान लीजिए आप डेथ कर जाते हैं, अगर डेथ कर जाते हैं तो पेंशन का क्या होगा? तो जो आपकी जो नॉमिनी होगी, स्पाउस जो होंगी, उस स्पाउस का, यानी अगर कोई मेल है तो उसकी पत्नी, और पत्नी अगर कोई फीमेल है तो उसके पति को, आपका जितना पेंशन आपको मिल रहा था 50% उसका 60%। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 1 लाख रुपए सैलरी है तो पेंशन आपको 50,000 मिलेगा। तो अगर आपको डेथ करने के बाद आपके नॉमिनी को 50,000 का 60% यानी 30,000 रुपए आपको प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगा, 60% मिलेगा। महंगाई भत्ता, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को मार आपको नहीं झेल पाए उसके लिए आपको समय समय पर, जिस तरह कर्मचारियों को साल में 2 बार जून और जनवरी में और जुलाई में आपको डीए बढ़ता है, उसी तरह साल में प्रत्येक 2-2 बार डीए भी इंक्रीमेंट होते रहेगा। इसमें डीए भी इंक्रीमेंट होते रहेगा।
अगला है एक मुफ्त भुगतान। एक मुफ्त भुगतान का मतलब कि जब आप व्यक्ति रिटायरमेंट करते हैं, रिटायर होंगे, तो रिटायर के समय आपको एक रिटायरमेंट पैसा मिला जाता है, जो एक मुफ्त भुगतान। एक तो पेंशन मिलेगा, उसके बाद रिटायरमेंट के लिए वो आप सुने होंगे 60 लाख 70 लाख 50 लाख लोगों को रिटायरमेंट मिला है, वो उसको हम लोग एक मुफ्त भुगतान के नाम से जानते हैं। एक मुफ्त भुगतान जो है, देखिए इसमें है बहुत कम है, बहुत कम है। कह रहे हैं कि हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए का 10% एक मुफ्त भुगतान के रूप में। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूला को हम लोग समझाएंगे कितना आपका रिटायरमेंट मिलने वाला है, उस फॉर्मूला पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो टोटल जो है हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए का, इसमें एक फॉर्मूला है एक मुफ्त भुगतान उसकी। लेकिन आपकी यूपीएस में रिटायरमेंट बहुत कम है। एनपीएस सबसे ज्यादा रिटायरमेंट एक मुफ्त राशि जो है वो आपका एनपीएस में है। ओपीएस में यूपीएस से थोड़ा सा अच्छा है और यूपीएस में बहुत कम है। यूपीएस में आपका बस पेंशन ज्यादा मिलेगा। एनपीएस से स्विच करने का विकल्प कह रहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है, आप मर्जी हो तो कर सकते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं कर सकते। आप एनपीएस में भी बने रह सकते हैं और यूपीएस में भी जा सकते हैं, आप पे पर डिपेंड। लेकिन अगर एक बार एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर गए तो आपको पूरी लाइफ टाइम फिर यूपीएस से एनपीएस में रिवर्स नहीं हो सकते, बस एक बार आपको ऑप्शन मिलेगा। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं उन सभी को मिलेगा। जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है, या जो नई बहाली आएगी उनको भी मिलेगा। लाभ क्या क्या होने वाले हैं? यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है। बिल्कुल सेवानिवृत्ति लाभ, अब जो कम समय में रिटायरमेंट ले सकते हैं, अब आपको 60 साल की नौकरी करने की अनिवार्यता खत्म हो गई। यह पिछली पेंशन प्रणाली के संबंध में कुछ चिंताओं को दूर करती है। जो पिछली पेंशन प्रणाली में जो मार्केट लिंक्ड था एनपीएस जो है, उसको चिंताओं को दूर करेगी। यह कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है, आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। पेंशन की वास्तविक राशि कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। चलिए अगला देखते हैं, ओपीएस एनपीएस और यूपीएस में अंतर। ये सबसे बड़ी चीज़ है और यहीं से आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो 1 अप्रैल 2025 से आपको एनपीएस यूपीएस में जाना है कि नहीं जाना है, स्विच करना है कि नहीं करना है। ये अगर टॉपिक देख पाएंगे और देख लेते हैं तो सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे। इसमें क्या है कि देखिए ओपीएस एनपीएस और यूपीएस के बारे में पूछ रहे हैं। ये भारत में 3 पेंशन योजनाएं हैं और इनके बीच के मुख्य अंतर इस प्रकार है। पुरानी पेंशन योजना को जरा समझना है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले, जब भारत सरकार भारत की आज़ादी से लेकर के 2004 तक ये ओपीएस चलते आ रहा था। ओपीएस जो 2004 में इसको हटा करके एनपीएस इंप्लीमेंट किया गया। परिभाषित लाभ है कि ओपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है जिसका अर्थ है कि आपकी पेंशन आपके अंतिम आहरित वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर पहले से निर्धारित होती है। यानी ये जो ओपीएस में क्या है कि पहले से जो आपका अंतिम वेतन होगा, जो भी आपका अंतिम, इसमें क्या कि एवरेज जोड़ने के लिए बोला ना 12 महीने, उसमें क्या कि जो लास्ट महीने का वेतन होगा उसका 50% आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गारंटीड पेंशन इसमें है आपको किसी प्रकार की जो है आपको जो है मार्केट लिंक नहीं है, कोई भी प्रकार का यहाँ में कमी बेसी नहीं है, एकदम ही गारंटीड है। अगर आप नौकरी में हैं, जिस दिन भी रिटायर करेंगे, रिटायर करें ना करें, अगर बीच में भी नौकरी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका अंतिम सैलरी होगा उसका 50% मिल। बीच में आप 5 साल नौकरी करने के बाद भी डेथ कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपीएस का कंडीशन है। यूपीएस में 10 साल कंडीशन लगा रहे, ओपीएस में एज का कोई कंडीशन नहीं था। कर्मचारी योगदान नहीं, इसमें सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, जो आपका एनपीएस में बेसिक और डीए का 10% सरकार काटती है आपकी सैलरी से, और यूपीएस में भी 10% काट, लेकिन ओपीएस में किसी प्रकार की कटौती नहीं थी, टोटल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का था। अगला है नए प्रवेशकों के लिए बंद। ये ओपीएस में क्या है कि नए जो भी आप नौकरी करने वाले हैं चाहे किसी के लिए, सबके लिए बंद कर दिया गया है। ये किसी भी अब ओपीएस योजना ही खत्म हो चुकी है तो यहाँ पे तो आप जा नहीं सकते। अगला है दूसरा ओपीएस जो है, तो ओपीएस तो सबसे बेहतरीन, चूंकि आदमी कर्मचारी जो है उसी की डिमांड करते हैं, यूपीएस का नहीं। आज जो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, एनपीएस पे हम लोग चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बस धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आपकी जब एक एक टॉपिक को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा। और एक एक टॉपिक को समझने के लिए मेरे दोस्तों समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर समय नहीं देंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो समय तो देना पड़ेगा। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, परिभाषित अंशदान की बात करते हैं। अब इसमें देखिए परिभाषित अंशदान है, ये देखिए यहाँ पे पहला क्या था, ये था कि ये परिभाषित लाभ था और यहाँ पे परिभाषित अंशदान है, यानी वहां पे सीधे के सीधे आपको लाभ मिल रहा था। क्लियर, वहां पे जो है सीधे के सीधे लाभ मिल रहा था। ठीक है, परिभाषित लाभ मिल रहा था।
यहाँ आपकी पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि आपके निवेश बाजार में कैसा प्रदर्शन करते हैं। टोटल बाजार लिंक्ड मार्केट लिंक्ड प्लान है एनपीएस। अगर उसमें बेहतर तरीके से सारा काम करेगा तो मार्केट अगर ऊपर है तो आपको पेंशन ज्यादा मिलने वाला है, अगर मार्केट नीचे है तो आपका पैसा डूबने वाला भी है। बाजार से जुड़े रिटर्न कह रहे हैं कि आपके योगदान को विभिन्न विधियों के से निवेश किए जाते हैं और आपकी पेंशन उत्पन्न रिटर्न पर निर्भर करती है, यानी जो भी आपका जो रिटर्न आएगा बाजार से उसी पे डिपेंड करेगा। कर्मचारी का योगदान इसमें 10% होता है, किसका? आपके बेसिक और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता को ऐड करने सभी के लिए। कुल एनपीएस जो है सरकारी और प्राइवेट सभी तरह के कर्मचारियों के लिए है, प्राइवेट वालों के लिए भी है, जो रेहड़ी फुटपाथ लगाते हैं उनके लिए, सबके लिए, कोई भी व्यक्ति इसमें अपना एनपीएस में अपना योगदान कर सकता है। अगला है एकीकृत पेंशन योजना, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह क्या है? मिश्रित दृष्टिकोण है। यूपीएस का उद्देश्य ओपीएस और एनपीएस दोनों की विशेषताओं को जोड़ना है। यह कुछ बाजार से जुड़े तत्वों के साथ एक परिभाषित लाभ प्रदान करता है। इन यूपीएस में जो है एक गारंटीड पेंशन भी है और एक मार्केट लिंक्ड भी है। अब गारंटीड क्या है कि आपका जो 12 महीने अंतिम जो 12वें महीने का एवरेज जोड़ के आपको गारंटीड पेंशन दे देगा, और जो 8.5% जो पुल जो दे रहा है, पुल है ना, पुल कॉर्पस है, वो आपको मार्केट में लगाएगा गवर्नमेंट, वो मार्केट में लगाएगा। वो चीजें भी मैं उस चीजों पे चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति सुरक्षा के साथ गारंटीड पेंशन है। यूपीएस आपके औसत मूल्य वेतन से जुड़ी मासिक पेंशन की गारंटी देता है, जो महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ के माध्यम से मुद्रास्फीति के लिए समायोजित, यानी कह रहा है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन अगर जो है घटता बढ़ता है तो डियरनेस अलाउंस भी आपका जुटता चला जाएगा। इसमें डियरनेस अलाउंस ओपीएस की तरह जुटेगा साल में 2 बार। कर्मचारी का योगदान, इसमें कर्मचारी का भी योगदान है, कितना है? तो कर्मचारी का योगदान है बेसिक और डीए का 10%। वर्तमान में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी के लिए यूपीएस जो है विशेष रूप से एनपीएस के तहत, ये सिर्फ और सिर्फ जो केंद्रीय कर्मचारी वैसे जो एनपीएस के तहत आते हैं उनके लिए है। अब यहाँ पे मेन चीज, यहाँ पे आप कंपैरिजन जरा समझेंगे, कंपैरिजन समझने की जरूरत है। कह रहे कि ये है ओपीएस, ये है एनपीएस और ये है यूपीएस। ठीक है मेरे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा आपको। जरूर बताएंगे आप मुझे कमेंट में, आपकी कमेंट बहुत जरूरी है। अगर कमेंट आप नहीं बताएंगे, कमेंट में वीडियो तक हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी के लिए आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। और कमेंट करेंगे क्या लगा, कहाँ गलत है, क्या सुझाव, क्योंकि आपके सुझाव को भी मैं अपने एकदम सर आंखों पे रखता हूँ। और जो आप कमेंट आप गलत जो बोलते हैं और आप जो आप मुझे आप प्रशंसा भी करते हैं, उन चीज़ों से मेरे अंदर एनर्जी आती है, और जो सुझाव देते हैं हम अपने अंदर उसको सुधार करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ओपीएस की विशेषता की योजना का प्रकार क्या है? ओपीएस जो है परिभाषित लाभ है, लाभ प्रकार का है, ये सीधे सीधे आप बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको जो है अंशदान देना होगा, इसमें जो है अंशदान देना होगा। मिश्रित यूपीएस जो है इसमें दोनों है, इसमें आपका परिभाषित लाभ भी है और आपका परिभाषित अंशदान भी है। पेंशन राशि की बात करते हैं, देखिए पेंशन राशि की बात करेंगे तो ओपीएस जो है इसमें गारंटीड है, अंतिम आहरित वेतन के आधार पर जो दिलाता है वो है। एनपीएस में है बाजार से जुड़ी गारंटी नहीं, इसमें पेंशन की कोई गारंटी है। बाजार अच्छा रिटर्न देगा तो पेंशन हो सकता है कि ओपीएस यूपीएस से बेहतर मिलेगा, यदि आप बाजार अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो हो सकता है कि ये डाउन भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। यूपीएस में गारंटीड है, 25 वर्ष की न्यूनतम है। ओपीएस में 25 वर्ष का कहीं कंडीशन नहीं था, इसमें कह रहा है कि मिनिमम 25 वर्ष की सेवा दीजिए और औसत मूल्य वेतन का 50% उठाइए मुद्रास्फीति सुरक्षा के साथ आपका। ठीक है, यानी डीए भी इसमें बढ़ेगा, डीए आपका इसमें बढ़ेगा, इसमें डीए नहीं था। ठीक, कह रहा है कि निवेश जोखिम, देखिए इसमें कोई जोखिम नहीं है, कोई भी मार्केट से चूंकि लिंक्ड नहीं है, शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, तो इसमें कोई भी जोखिम नहीं है। एनपीएस में जो है सबसे ज्यादा जोखिम है, क्योंकि मार्केट घटने बढ़ने पे डिपेंड करता है। मार्केट जब टॉप पे रहेगा, गवर्नमेंट अच्छी रहेगी, रिटर्न अच्छा मिलेगा, गवर्नमेंट खराब, रिटर्न खराब, तो आपको शेयर मार्केट खराब तो रिटर्न कम मिलेगा। यूपीएस में क्या है, इसमें जो है इसमें जोखिम आपकी जो है एनपीएस की अपेक्षा कम है और ओपीएस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है, ओपीएस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें योगदान है, उसमें योगदान नहीं। कर्मचारी का योगदान, इसमें जो ओपीएस में नॉर्मल तौर पे इसमें बिल्कुल 1 भी रुपये की योगदान नहीं है। एनपीएस में है कि बेसिक और डीए का 10%, इसमें बेसिक और डीए का 10%। अगला है लक्ष्य लाभार्थी, पुराने सरकारी कर्मचारी। इस ओपीएस में जितने भी 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारी हैं। एनपीएस में सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी दोनों आते हैं, और इसमें जो अभी एनपीएस में है सरकारी कर्मचारी सिर्फ इसमें सरकारी कर्मचारी, इसमें एनपीएस में आपको सरकारी और निजी वाले दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए
अगला स्लाइड में चलते हैं। विशेषता है कॉर्पस देखते हैं, लाभकारी बाजार आधारित पोर्टफोलियो। देखिए इसमें क्या कॉर्पस में कि ओपीएस है टू कंप्लीट, इसमें लाभकारी है, इसमें कुछ नहीं। जिस दिन आप नौकरी करना शुरू करेंगे, आप 2 साल नौकरी कीजिए, 4 साल नौकरी, 5 साल, जब भी आप मरेंगे, जब भी आपको नौकरी छोड़ेंगे, तो आपका जो अंतिम जो सैलरी होगी उसका 50% मिलना शुरू हो जाएगा। एनपीएस में है टोटल, इसमें पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिस तरह आपको शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो होता है, उस वही पोर्टफोलियो जो यूपीएस में बेंचमार्क कॉर्पस के नाम से जाना जाएगा। बेंचमार्क कॉर्पस जो होगा तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक इंडिविजुअल कॉर्पस और एक पूल कॉर्पस पर डिपेंड करेगा। देखिए इंडिविजुअल कॉर्पस वो है जो आप 10% बेसिक और डीए का आप जमा करेंगे, और जो 10% जो होगी वो सरकार जो है आप बेसिक और डीए का जमा करेगी। टोटल जो आपका बेसिक और डीए का 20% इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा, और 8.5% सरकार पूल कॉर्पस में अब जमा करेगी। ध्यान समझना है कि किस में जमा करेगी, पूल कॉर्पस में जमा करने वाली है। इंडिविजुअल कॉर्पस में कौन कितना जमा होगा, 10% आपके सैलरी से कटेगा, 10% गवर्नमेंट, अब प्लस 10% के अलावा 8.5% जो चूंकि सरकार 18.5% जमा करने वाली, वो 8.5% आपके पूल कॉर्पस में जमा करेगी। अब देखेंगे इंडिविजुअल जो कॉर्पस है, ये इंडिविजुअल कॉर्पस जो है, ये चीज आपको समझना होगा कि इसकी जो रेगुलेटिंग होगा वो पेंशन वाले जितने भी आपकी आयोग है वो करेगी, और ये पूल कॉर्पस को टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां मर्जी पैसा लगाए, मार्केट में लगाए, चाहे एलआईसी में कहीं भी लगाए, उसको वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा पूल कॉर्पस। और ये किसके पास रहेगा, जो पेंशन के आयोग है उनके पास रहेगा। वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कर्मचारी का योगदान क्या है, कुछ भी नहीं, 0 रुपये। इसमें बेसिक और डीए का 10%, इसमें बेसिक और डीए का 10%। किसका, कर्मचारी का योगदान। सर नियुक्ता यानी सरकार जो आपका नियुक्ता होगा, एम्प्लॉयर होगा उसकी, इसमें बिल्कुल टोटल जो इन्वेस्टमेंट किसका था, एम्प्लॉयर का संपूर्ण। एनपीएस में बेसिक और डीए का 14%, इसमें बेसिक और डीए का कितना प्रतिशत, 18.5% सरकार देगी। तो यूपीएस में थोड़ा सा बेनिफिट है कि आपको यहां से 8.5% ज्यादा मिल रहा है। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि। देखिए रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिटायरमेंट मिलने की चांस किसमें होती है, एनपीएस में, 3 स्टार है। और सेकंड स्टार किसको देंगे, आपको ओपीएस में, और यूपीएस में बहुत कम, क्योंकि यूपीएस में सिंगल स्टार पे अगर हम स्टार देंगे तो सिंगल स्टार होगा, 3 स्टार एनपीएस में होगा, डबल स्टार किस में, ओपीएस में। क्योंकि एनपीएस में जो है टोटल मार्केट लिंक प्लान है, तो इसमें कंफर्म है कि एक मुश्त राशि बहुत ज्यादा मिलने वाली है। क्लियर। एनपीएस में बेनिफिट है कि अगर एक मुश्त राशि आप अगर एक बार निकाल, अगर इसमें मान लीजिए ना, अगर यूपीएस में अगर आप एक मुश्त राशि अगर 20 लाख रुपए मिलती है ना, तो उसमें मिलेगी 2 करोड़ रुपए। अब उस 2 करोड़ रुपए को लाकर के आप किसी न किसी पेंशन स्कीम में जमा कर दीजिए और उससे पेंशन कमाते रहिए, तो उस चीज पे भी डिपेंड करता है ना। तो उसमें एनपीएस में ये बेनिफिट था। पारिवारिक पेंशन है, पारिवारिक पेंशन ओपीएस में है, उसको में अगर स्टार देंगे तो 3 स्टार है। एनपीएस में कोई फिक्स नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और इसमें है यूपीएस में 60% मिलेगा। यूपीएस में कितना परसेंट मिलेगा, टोटल जो आपका मिल रहा था उसका 60% मिलेगा। तो आज जो है इस सेशन में हम लोगों ने, मैं उसकी सारी समरी मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्लीट समरी का मैंने आपको चीजें कर चुका हूँ। अब जो है इसमें गजट में क्या क्या है, इस गजट पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इस गजट में जितनी भी चीजें हैं मैं सभी चीजों पे मैं आज मैं बताने वाला हूँ कि गजट में क्या है। चलिए देखिए इस गजट पे चर्चा करते करें कि वित्त मंत्रालय जो है वित्तीय सेवाएं विभाग, अधिसूचना है 24 जनवरी 2025 को ये लेटर जारी किया गया था। कह रहा है कि वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, ये सारी चीजें हैं कि दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना संख्या F57/2003, ठीक है, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। ये सारी चीजों को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल बिना अकेडमी, फिर उस चीजों को रीड कर लेंगे। अब मैं जो जितनी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ वही सारी चीजें हैं फिर से, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा भी चीजें होंगी, जो शब्दावली होंगी, उन चीजों को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, अर्थात योजना के अंतर्गत पात्रता। कह रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस में केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी पर इंप्लीमेंट होगा जो अभी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और वो यूपीएस चुनते हैं। अगर आते हैं तो अनिवार्य नहीं है कि जितने आएंगे, अगर पूरे सरकारी कर्मचारी अगर 2 करोड़ हैं तो 2 करोड़ के 2 करोड़ उसमें एनपीएस में यूपीएस में जाएंगे। अगर उसमें से जितने लोग चुनेंगे अपने इच्छा के हिसाब से, तभी उन पे इंप्लीमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं।
योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है? कह रहे कि सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा, अर्थात सुनिश्चित भुगतान जो पहले से निश्चित है। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हता सेवा के पश्चात अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षिता की तारीख से, अधिवर्षिता का मतलब होता है अपना रिटायरमेंट ले लेता है तो, रिटायरमेंट ले लेता है तो कितने 10 वर्ष की, यदि 10 वर्ष की सेवा के पश्चात, क्लियर? यानी 10 वर्ष का कोई व्यक्ति सेवा करके मिनिमम 10 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद अगर उस सेवानिवृत्ति ले लेता है, रिटायर हो जाता है या अपना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है, डेथ कर जाता है, जो भी कुछ हो जाएगा तो उसके बाद उन पे इम्प्लीमेंट होगा। 10 वर्ष से कम पे रहेगा तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। चलिए आगे है FR 56 जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है कि प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से कह रहा है कि अगर जो भी आप FR 56 के तहत जो भी कोई आपका योजना होगा वहाँ पे उनका कोई रूल है, उसके तहत यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति की तारीख से इसको ऐड किया जाएगा। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि की पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के इस मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त कर लेगा। यानी वही चीज़ मैंने पहले समझा कि 25 साल मिनिमम आपकी नौकरी करना है, अगर 50% लेना है। 25 साल से मान लीजिए अगर आपकी नौकरी 42 साल की है, 40 साल की, तो 25 साल के बाद छोड़ेंगे तो आपको 50% मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर? अगला है सेवा से हटाने एवं बर्खास्तगी या कर्मचारी की इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति को सेवा से हटा दिया जा रहा है, बर्खास्त कर, अगर मान लीजिए कि आप नौकरी 25 साल कर भी लिए लेकिन फिर भी आपको सेवा से हटा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है या इस कर्मचारी की इस्तीफा दे देता है, ठीक ना, के मामले में एकीकृत पेंशन योजना विकल्प लागू नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं योजना के अंतर्गत लाभ। इस योजना के अंतर्गत जो है सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्ययन निम्नानुसार होगा, अर्थात जरा समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे कि योजना के अंतर्गत लाभ क्या क्या मिलेगा। कह रहे कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल्य वेतन का 50% होगी, जो पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के पश्चात दे। यानी 50% तो जो मैंने पहले ही बस समझा दिया था आपको कि 12 जो अंतिम जो साल होगा, अंतिम जो आपकी नौकरी की ईयर्स होगी उसका टोटल 12 महीने की सैलरी ऐड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, वो चीज़ आपकी पेंशन मिलेगा। कह रहा है कि कम सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार होगा, जो मैंने बताया था इसके पहले वाले में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि अगर 12 साल की नौकरी करते हैं तो 12 साल की फॉर्मूला वहाँ पे पुट करेंगे। 12 साल 15 साल को जितना पेमेंट आपका जमा होगा, आपका अंशदान जमा होगा आपका और सरकार मिला करके, उसी के अनुपात में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 50% मिलेगा। अगला 10 साल या उससे अधिक की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये। कह रहा है कि 10 साल मिनिमम 10 साल से कम अगर आप करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल से ज़्यादा की अगर करते हैं तो अगर मान लीजिए 8,000 आपके अब जितना फंड जमा हुआ है तो आपका मान लीजिए कि पेंशन 8,000 बनता है, 7,000 बनता है, तो 8,000 और 7,000 ना बन के आपको मिनिमम 10,000 रुपये मिलेगा। 7,000 नहीं मिलकर 10,000 मिलेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आपकी टोटल फंड आपको होता है कि 10,000 7,000 मिलना चाहिए, लेकिन 7,000 ना मिलकर के 10,000 मिलेगा। अगला है न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख से कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है। क्लियर? उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। कब? जैसे मान लीजिए कि इसमें इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति की नौकरी अगर 40 साल है, किसी व्यक्ति की नौकरी अगर 40 साल है, अगर मान लीजिए कि वो 25 साल ही नौकरी करके छोड़ देता है तो उसको 50% आपका पेंशन मिलेगा। कब से मिलेगा? ऐसा नहीं कि आपका 60 साल उम्र होने के बाद 40 साल नौकरी होने के बाद, नहीं, जिस दिन आपको छोड़ेगा ना उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 60 साल का इंतजार किया जाएगा, नहीं, जिस दिन आप छोड़ेंगे उसी दिन से। कह रहे कि अधिवर्षिता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी या अनुप्रयोज्य अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या FR 50 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख को दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपकी पेंशन जो है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी, मान लीजिए कि आपकी सैलरी मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए है,
तो आपको पेंशन कितना मिलना चाहिए, मान लीजिए कि 50,000 के आसपास में। अगर मान लीजिए कि आप मृत्यु हो जाती है तो आपके जो आपके स्पाउस को यानी फैमिली को कितना मिलेगा, तो फैमिली का इस 50,000 का 60% यानी 30,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा। अगला है महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान, जैसा भी मामला हो उस पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही दी होगी। यानी महंगाई भत्ता की जो बात करता है ना मेरे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जिस तरह से सेवारत जो सर्विस में जो एम्प्लॉई है ना, जो सर्विस में एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई को जैसे जैसे जनवरी में और जुलाई में 2 बार डीए बढ़ेगा, चाहे 3 बार बढ़े, जब भी बढ़ेगा तो सेम उसी तरीके से आपको इन पेंशन वाले को भी मिलेगा। कह रहे कि अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों, मूल वेतन और महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवर्षिता पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। कह रहा है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता क्लियर, कह रहा है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़ देंगे और उसका 10% निकाल लेंगे और उसको क्या करना है, देखिए अब इस कंसेप्ट को जरा समझने की कोशिश करना है। क्या करना है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता, मूल वेतन और महंगाई, मान लीजिए कि अगर आपकी मूल वेतन मान लीजिए 30,000 है, 30,000 प्लस मान लीजिए कि 50% डीए होगा तो 15,000 हो जाएगा। 15 तो टोटल आपका कितना हो गया, 45,000 हो गया। 45,000 को क्या करेगा, 10% निकाल देगा। तो 10% निकालेगा तो होगा कितना, 4500। अब मान लीजिए कि आपने नौकरी कितना किया है, मान लीजिए कि आपने नौकरी किया 25 साल, तो एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2, तो 25 साल में कितने छमाही होंगे, 50। तो इसको 50 से गुना कर देंगे, 50 से गुना कर देंगे तो 45 पचे कितना हो जाएगा, 225, और ये 3 गो जीरो हो जाएगा, यानी 2,25,000 रुपये आपको एक मुश्त राशि मिलेगी। अगर 40 साल नौकरी किए होंगे तो 40 में को छमाही होगा तो 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका बेसिक और डीए होगा। तो 30,000 डीए है तो इतना कम मिल रहा है। अब इसमें सोचेंगे कि सर कि इसमें बाकी पेमेंट कैसे मिलता है, तो इसमें और भी मिलता है। इसमें जरूर इसमें ये आपको 2,25,000 ही नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। होता क्या है, आप 2 चीज़ों का नाम सुने होंगे, एक होगा अर्निंग लीव का नाम सुने होंगे, एक होगा सुने होंगे मेडिकल लीव का नाम सुने होंगे। तो अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट में, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट में, प्रत्येक केंद्र सरकार कर्मचारियों में अलग अलग है। तो अगर कुछ में क्या है कि 8 महीने का ईएल जो है वो संरक्षित रहता है, 8 महीने का ईएल संरक्षित रहता है, और 8 महीने यानी 240 दिन ईएल अर्निंग लीव और 240 दिन मेडिकल लीव जो है वो संरक्षित यानी रिजर्व रहता है आपके रिटायरमेंट तक। इससे क्या मतलब कि अगर 240 दिन को अगर हम 8 से 30 से भागा देंगे तो 8 महीने, ये टोटल 8 महीने ईएल और 8 महीने का मेडिकल, 16 महीने। उस 16 महीना होता क्या है कि अगर आप जिस दिन रिटायरमेंट 60 साल होने वाले हैं तो 16 महीना पहले आप छुट्टी ले लीजिए, तो 16 महीने से पहले छुट्टी तो 16 महीने का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 60 साल तक की नौकरी करते हैं तो 16 महीने का जो वेतन भी आपको ऐड करके रिटायरमेंट में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी जिस दिन सैलरी अगर 1 लाख रुपए होगी तो रिटायरमेंट के समय जो होगा आपका 16 लाख यानी 16 महीने का एक्स्ट्रा जो संरक्षित होगा उस 16 लाख रुपए को मिल जाएगा, और 16 लाख रुपए ऐड करके इसमें 2,25,000 में, इसलिए आपकी रिटायरमेंट की जो फंड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उन चीज़ों पे हम लोग एक वीडियो बनाएंगे उस पर, और उस चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ईएल और मेडिकल लीव पे। इसलिए सैलरी किसी का 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, अभी ओपीएस में सुने होंगे ना कि जो लोग ओपीएस में उनको 60 लाख 70 लाख मिला, तो बिल्कुल ऐसा मिलता नहीं है। उनका क्या होता है कि मान लीजिए 16 महीने है ना, किसी की सैलरी अगर 2 लाख रुपए तो 16 दूनी 32 लाख रुपए तो उनकी ईएल और मेडिकल लीव जो रिजर्व था, जो संरक्षित था, कंजर्व था, उसके लिए मिल गया। बाकी जो रिटायरमेंट फिर मिले, इसलिए उनको ज़्यादा मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत जो है कॉर्पस 2 विधियों को मिलाकर बनेगा। पहला कर्मचारी का अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार का अंशदान। अभी क्या है कि 14% जो बेसिक और डीए का केंद्र सरकार जमा करती थी, सरकार जमा करती थी, और कर्मचारी 10%। लेकिन अब करेगा नहीं, अगर कर्मचारी 10% करेगा तो केंद्र सरकार का भी अंशदान 10% रहेगा। ओ कौन से में, आपका व्यक्तिगत कॉर्पस में, यानी इंडिविजुअल कॉर्पस में। इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या क्या जमा होगा, 20%, 10% आपका और 10% सरकार। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस। कह रहा है कि जो चूंकि केंद्र सरकार जो 18% जमा करेगी तो 10% तो जमा कर दी आपको व्यक्तिगत कॉर्पस में, और जो बाकी जो है 8.5% वो जमा करेगी पूल कॉर्पस में। क्लियर, पूल कॉर्पस में। देखिए यहाँ पे पूल कॉर्पस लिखा हुआ।
कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% होगा। दोनों का प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा, व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा दोनों का कॉर्पस। अगला देखिए, केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों को अनुमानित 8.5% मूल वेतन और महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए कह रहा है कि सुनिश्चित जो भुगतान होगा ना, सुनिश्चित जो भुगतान होगा एक मुँह जो है, उसी भुगतान के लिए जो है 8.5% भी सरकार जो है जमा करेगी, वो रिटायरमेंट के समय देगी। देखिए जो बाकी जो परसेंट जमा हो रहा है 10% आपका, 10% आपका केंद्र सरकार का, वो 20% जो है आपके पेंशन के लिए है और 8.5% जो है वो आपका रिटायरमेंट फंड एंड जो एक मुश्त राशि के लिए है। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक, देखेंगे ये एक संस्था है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। कौन? जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस होगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न लागू, यानी इसका मतलब है कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए खोलेगी भैया, सिस्टम खोलेगी भैया कि आप अपने हिसाब से उसमें 2-4 ऑप्शन देगी, 5-10 ऑप्शन देगी कि आप अपने से इनमें चुन सकते हैं कि किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है, आप उसको चुन लीजिए। अगर आप नहीं चुनते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट जो सरकार तय करती है, जैसे अभी एनपीएस में आप डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं कि 33% आपका एलआईसी में, 33% यूटीआई में और 33% एक और किसी चीज़ में जमा हो, 34% जमा होता है, टोटल 100%, तो आपका डिफ़ॉल्ट है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम अपने हिसाब से आपको पैटर्न डेवलप करें और हम अपने हिसाब से चाहते हैं कि हम ऐसी ऐसी कंपनियों में जमा करें या जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है, तो वो आपको ऑप्शन देगी। अगर आप नहीं ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सीधे डिफ़ॉल्ट पैटर्न कर लेगी। क्लियर? केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधित निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार, यानी जो 8.5% जो केंद्र सरकार जो पूल कॉर्पस में जमा करेगी उस पर टोटल जो है वो केंद्र सरकार का अधिकार होगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो सिर्फ उसी पे कर सकते हैं क्योंकि वो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा होगा। चलिए अगला देखते हैं। उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र का निर्माण करेगा। कह रहा है कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और टॉपअप राशि के लिए तंत्र करने, यानी कहता है कि मान लीजिए कोई यूपीएस से पहले रिटायर कर गए हैं, ओपीएस में नहीं, जैसे एनपीएस में थे और रिटायर कर गए, तो उसके बाद से मान लीजिए रिटायर हो गए, तो उसके बाद से क्या होगा, जब रिटायरमेंट ले लेंगे, रिटायर हो चुके हैं अब उनको पेंशन, तो वो लोग भी अगर यूपीएस को सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए एक अलग तंत्र का निर्धारण करेगा। कौन? आपका जो ये दोनों पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। स्पष्टीकरण, इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता शामिल है। अगला है 3 नंबर पॉइंट, एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार की विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्तें अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। यानी कहता है इसका मतलब ये है कि अगर कोई एनपीएस में पहले से कोई कर्मचारी है या भविष्य में बनने वाले हैं, यदि वो एक बार अगर यूपीएस को अपना लेते हैं तो उसके टोटल गाइडलाइन को माना जाएगा, टोटल गाइडलाइन को व्यक्ति फॉलो कर लिया और उसका फैसला अंतिम होगा, फिर से वो यूपीएस से एनपीएस में रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में है, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। यानी आपके एनपीएस में अभी तक जितना फंड जमा किया हुआ है, चाहे ब्याज बढ़ करके जितना हो चुका है आपका एनपीएस का फंड, एनपीएस का, वो टोटल जो फंड है आपके यूपीएस में जाकर के, इंडिविजुअल कॉर्पस में जाकर के वहाँ जमा हो जाएगा। वहाँ से ट्रांसफर, एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर हो जाएगा टोटल फंड आपका। नहीं, आपका एनपीएस के पैसा बर्बाद नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं, वो सीधे इंडिविजुअल कॉर्पस में जाके जमा हो जाएगा। अगला लेते हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है के लिए पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना निम्नलिखित पूर्वानुमानों के साथ की जाएगी। बेंचमार्क कॉर्पस जो सरकार आपके सैलरी से 10% काटेगी और अपना 10% देगी, वो हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस, आपके खाता में जमा होगा। 8.5% वो आपके पूल कॉर्पस में जमा करेगा, जो आपके सुनिश्चित भुगतान के लिए सहयोग करेगा। अब जो है सरकार, जैसे आप नौकरी करते हैं तो सरकार एक अनुमान लगाएगी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 30 साल तक नौकरी करना है उसको, 30 साल तक, तो मान लीजिए कि प्रत्येक महीने में उसके, मान लीजिए कि प्रत्येक महीने में वो उसके अकाउंट से मान लीजिए कि 10,000 रुपये जमा हो रहा है एवरेज, तो सोचेगा कि 30 साल तक जमा, तो 12×36 360 साल तक, 360 महीने तक जमा होगा, एक एवरेज मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि टोटल कितना हो गया आपका, देखिए 36 और 4 1 5 0, देखिए 5 0, यानी ये जो 36 लाख रुपए, मान लीजिए सरकार एक अनुमान लगाई कि भैया ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई अशोक नाम का व्यक्ति है कि भैया 30 साल इसकी नौकरी बची हुई है, अगर 60 साल की नौकरी तक करता है, अगर मान लीजिए कि एवरेज 10,000 रुपये पर महीने अगर जमा होता है उसके यूपीएस अकाउंट में, तो टोटल मान लीजिए कि जो 360 महीने यानी 30 साल के बाद 36 लाख रुपए जमा होगा टोटल उसके अकाउंट में। वो 36 लाख रुपया ही क्या कहलाएगा उस व्यक्ति का बेंचमार्क कॉर्पस। समझने की बात को, जितना सरकार अनुमान लगाए कि अपना टोटल घटा बढ़ा करके कि आपको इतना रुपया आपके अकाउंट में जमा होगा, अगर आप रेगुलर नौकरी करते रहेंगे तो इससे कम नहीं जमा हो सकता है, वही जो टोटल अमाउंट 36,000 रुपये, ठीक है, 36 लाख रुपए, ये आपका क्या माना है, बेंचमार्क कॉर्पस होगा। वो हर व्यक्ति, हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग बेंचमार्क कॉर्पस हो जाएगा। क्लियर। अब जो देखेंगे कि भैया अगर आप टाइमली नौकरी करते रहेंगे तो मिनिमम 36 लाख रुपए बेंचमार्क कॉर्पस आपका जमा ही होगा। अगर इससे कम जमा होता है तो आपकी पेंशन कम मिलेगी या फिर आपको ज्यादा जमा कराना पड़ेगा। इस टॉपिक बेंचमार्क कॉर्पस को समझे रहेंगे, इंडिविजुअल कॉर्पस समझा दिया, पूल कॉर्पस समझा दिया, बेंचमार्क कॉर्पस समझा दिया। इसके आगे की कैलकुलेशन हम समझेंगे, आगे कैलकुलेशन इसमें दिया हुआ है। ऐसे अंशदानों का निवेश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित निवेश के डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार किया जाएगा। वो चीजें समझा चुका हूं कि डिफॉल्ट पैटर्न और अपने से अलग पैटर्न। कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस में मूल्य या यूनिटों को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों जिनकी गणना उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार की गई है को भी कर्मचारी सूचित किया जाएगा। अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत, यानी जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उस डिपार्टमेंट के द्वारा ही टोटल जो है आपकी सारी अर्हक सेवाएं, उसको जो अंतर्गत जो कर्मचारियों की अर्हक सेवा उस कार्यालय के प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी कि भैया आपने कब रिटायरमेंट ले रहे हैं और कब सेवानिवृत्ति है आपकी। चलिए अगला देखते हैं। अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य यूनिट से कम है तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य यूनिट बेंचमार्क से मूल्य या यूनिट से अधिक है तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस से शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि सरकार आपको अनुमान ले कि भैया हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको, आप क्या लगता है, आप नौकरी करते हैं तो आपको रिटायरमेंट की समझ में आता है कि भैया हम रिटायर होंगे तो हमको 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। मान लीजिए आपको 80 लाख रुपए मिलेगा, तो आपको दिमाग में रहता है कि 80 लाख रुपए मिलना चाहिए,
दिमाग में फिट बैठ गया। उसी तरह सरकार आपका अनुमान लगाएगी, कैलकुलेशन करेगी कि अगर आप 60 साल तक नौकरी करते हैं या 25 साल नौकरी करते हैं तो उस नौकरी कर रहेंगे तो आपका टोटल कितना फंड जमा हो जाएगा। उस शुरुआत में ही यूपीएस के स्टार्टिंग में ही आपका कैलकुलेट कर लेगी। तो मान लीजिए कि जमा कितनी होना चाहिए था, 50 लाख रुपए। उस सरकार सोच ली, ये इसको कहेंगे हम लोग बेंचमार्क कॉर्पस। लेकिन बीच में मान लीजिए कि आप सस्पेंड हो गए, बीच में मान लीजिए 2 साल आपने नौकरी बीच में कोई ड्रॉप कर दिया, अध्ययन अवकाश ले लिए, असाधारण अवकाश ले लिए, किसी प्रकार का अवकाश ले लिए, जिसके कारण आपका 2-4 साल आपका जमा नहीं हुआ। तो अब कंफर्म है कि जमा कितना होना था, 50 लाख, लेकिन जमा न होकर के कितना गया, मान लीजिए टोटल आपका जो जमा हुआ 48 लाख रुपए। ये जो 48 लाख रुपए जो जमा हुआ, 10% आपका और 10% सरकार मिला करके, ये 48 लाख आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस यानी आईसी कहलाएगा। क्लियर? यहाँ पे अगर हम देखें तो आईसी कहलाएगा और यही आईसी। अब मान लीजिए कि आपको रहना कितना चाहिए था, 50 लाख, लेकिन हुआ कितना, 48 लाख। तब सरकार कहेगी भैया कि आपका कम है, आप 48 को 50 पूरा कर लीजिए 2 लाख रुपए मिला करके। अगर नहीं करना चाहते हैं तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो आपका पेंशन 50% नहीं मिलेगा, उसी के हिसाब से आपका कम हो जाएगा। दूसरी चीज हो सकता है कि भैया अगला पैटर्न आपने अच्छा से किया और हो सकता है कि एनपीएस वाला पैसा गया, चाहे आप चाहते हैं कि और तो ये 50 लाख ना जगह पर 55 लाख रुपए आ जाए तो क्या होगा। अब तो मान लीजिए कि आपका आईसी जो है जमा होना था 50 लाख, लेकिन जमा हो गया 55 लाख। तो अब इसमें क्या होगा, चाहे हो सकता है कि आपका जो अनुमान हो सकता है प्रमोशन गया, चाहे किसी भी वजह से ज्यादा जमा हो गया, तो कहना है कि 50 लाख रुपए इसकी इक्वल कर लेगा, 5 लाख जो आपका एक्स्ट्रा होगा वो आपको वो सरकार जो है आपके रिटायरमेंट फंड में ऐड करके दे देगी। लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा अलग करके आपको पेमेंट कर देगी, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी कि भैया 5 लाख रुपए रख लो, हम 50 लाख रुपया चाहिए, हमको 50 लाख मिल गया, इसी की बस इतना ही रहना चाहिए आपको पेंशन देने के लिए, इतना है तो आपको पेंशन मिलेगा, इससे ज्यादा है तो भैया वापस ले लो। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा। यानी वही चीज है, जब कम है तो आप उसमें अगर मान लीजिए कि वो भैया कहता है कि हम 2 लाख रुपए नहीं जमा कराएंगे, जब 2 लाख नहीं जमा कराएंगे तो 50% भैया पेंशन नहीं मिलेगा, 50% पेंशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एकीकृत पेंशन योजना एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोजन अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों में से कि नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है। क्लियर? सुस्पष्टता के लिए स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा, दावा नहीं कर सकता है। यानी एक बार आपने एनपीएस यूपीएस में आप चले गए तो किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ जो है नीति परिवर्तन की आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहां से आपका सारी चीजें फॉर्मूला आ गया। अगला है कि एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पहले अदृश्यता प्राप्त कर चुके हैं पर भी यथोचित परिवर्तन के साथ लागू हो। यानी जो पहले जो आपका रिटायर हो गए हैं, जो पेंशन पहले से एनपीएस के तहत पा रहे हैं, उन पे भी ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। उन पे टॉपअप के लिए सर जो आपका जो आपका जो 2 संस्थाएं जो है आपका पेंशन के लिए यूपीएस के लिए, वो सारी संस्थाएं आपके लिए टॉपअप की व्यवस्था करेगी। अधिवर्षता के समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले, जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा। करे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सस्पेंड हो गया, कोई उस पर कोई भी अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई होती है तो उस पर सरकार अलग से विचार करेगी, उसके साथ नहीं करेगी, ध्यान रखना है। विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के भुगतान कार्यक्रम के रूप में व्याख्यात्मक और उदाहरण अनुबंध में दिए गए। चूंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, बस अब बोर नहीं होना है, अब ध्यान रखे रहना है और आराम से समझना है, क्योंकि समझाने के लिए आपको थोड़ा लंबा समय लेना पड़ेगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनियम जारी कर सकता है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव। यहाँ तक आपकी टोटल कंप्लीट सारी चीजें थी। अब यहाँ से जो चीजें हैं देखिए, अब यहाँ से सारी चीजें जो हैं, अब यहाँ पे आपकी कॉर्पस से रिलेटेड आपकी फॉर्मूला है।
मैं आपको फॉर्मूला को भी मैं आपकी एक एक चीज़ों को समझा देता हूँ, जरा समझ लेंगे। कह रहा है कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के से पहले 12 मासिक औसत मूल्य वेतन 45,000 रुपये पी के रूप में चिन्हित है। पी मैंने मान लीजिए पे के रूप में चिन्हित है। कर्मचारी के पास 25 वर्ष यानी 300 महीने या उससे अधिक क्यू के रूप में चिन्हित है। कह रहा है कि ये जो मंथ है ना, मंथ को क्यू के रूप में चिन्हित है और ये जो है पी के रूप में चिन्हित है। जो आपका औसत मूल वेतन मान लीजिए 45,000 रुपये आ रहा है, यानी टोटल अंतिम 12 महीने के वेतन को जोड़ दिया कि 12 से भाग देने पर माना कि 45,000 रुपये आया, उसको पी मान लिया है। और मान लीजिए आपने टोटल 300 महीनों तक वर्क किया तो आपको क्यू मान लिया है। हो सकता है 40 साल नौकरी करेंगे तो 12 चौका 480 आपका क्यू हो जाएगा। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है। यदि आपको किसी प्रकार की टोटल 60 साल की नौकरी तक या 25 साल की टोटल 25 वर्षों की अवधि तक बीच में कोई टूट नहीं है, किसी प्रकार की छुट्टी नहीं ली है, कोई सस्पेंशन नहीं है, एक बार भी यूपीएस रुका नहीं है, ठीक है। कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना है। कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की, बीच में आपने कोई पैसा निकाला नहीं है। इन चीज़ों पे करें तो देखिए, अगर ये पांचों कंडीशन इंप्लीमेंट है तो देखिए कर्मचारी 1 से 5 तक यदि सभी शर्तों को पूरा करता है, टोटल शर्तों को यदि मान ली 5 शर्तों को पूरा करता है तो सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी का व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 50 लाख रुपए आईसी के रूप में चिन्हित है। यानी आईसी जो है टोटल उसके मान लीजिए कि अकाउंट में टोटल कितनी रुपए जमा होगी, टोटल उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा होगी। इस मामले में बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य भी 50 लाख रुपए बीसी के रूप में चिन्हित है। यानी 50 लाख रुपए अगर मान ली सब चीज सही है, टोटल गवर्नमेंट ने 25 साल आपने भैया नौकरी भी किया, बीच में कोई टूट नहीं है, निकासी भी नहीं किया, एकदम आराम से नौकरी किया है आपने, तो आपका 50 लाख रुपए जमा होना चाहिए और 50 लाख रुपए जमा होगा। यानी सरकार कितना सोची थी कि आपके अकाउंट में कितना जमा होगा, 50 लाख, और आपके अकाउंट में जमा भी कितना हुआ, 50 लाख। यानी बीसी यानी बेंचमार्क कॉर्पस, बीसी बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस दोनों सेम। क्लियर? तो अब यहां से जो फॉर्मूला लागू होगा उस चीज कर्मचारी का सुनिश्चित कह रहे हैं कि P/2 का मतलब है कि जो आपका वेतन 12 महीने का औसत जोड़ने के बाद जो वेतन आया था टोटल, उस वेतन का आधा टोटल जो मान लीजिए कि 45,000 रुपये आ रहा था, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 45,000 आ रहा था, तो 45,000 रुपये का आधा कर देगा। देखिए जितना आपका अंतिम 12 महीने के वेतन का एवरेज था उसका आधा कर देगा। यानी यहाँ पे मान लीजिए 45,000 रुपये का आधा भाग 2 गुने क्यू का मतलब जितने साल नौकरी करेंगे उसको महीनों में बदल देना। मान लीजिए कि अगर आपने 25 साल नौकरी कर रहे हैं तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, महीना में चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 30 साल नौकरी कर रहे हैं तो 30 को 12 से गुना कर देंगे, महीना में चेंज कर देंगे और वो हो जाएगा क्यू। तो मान लीजिए कि 300 महीना किया आपने, देखिए मान लीजिए 25 साल ही नौकरी किया तो 300 गुने 300 आईसी बटा बीसी। मान लीजिए कि आपको सरकार कितना सोची थी कि आपके अकाउंट में कितना जमा होगा, 50 और आप जमा भी कितना किए 50। देखिए सब के सब कट जाएगा और यहाँ पे आपका कट के कितना आ गया 22,500। यानी यही 22,500 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा? देखिए 45,000 रुपये आपको औसत आ रहा था और उसका आधा सैलरी कितना आ गया 22,500 रुपये। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि यदि कह रहा है कि यदि मान लीजिए क्यू जो है 300 से अधिक है आपका, मान लीजिए क्यू अगर 300 से अधिक है, क्यू का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपकी नौकरी जो है 25 साल से ज्यादा है, 34 साल है, मान लीजिए 40 साल है, तो 12 चौका 48, 480 महीने हो गए। लेकिन उसको 480 ना मानकर कितना माना जाएगा, 300 ही माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 300 ही माना जाएगा। कह रहा है कि यदि उसको 300 से ज्यादा, आप 25 साल से ऊपर कभी कितना हो नौकरी करेंगे उसको 30 नहीं मानेगा, उसको 300 ही 25 साल ही मानेगा, टोटल 300 महीना ही माना जाएगा। कह रहा है कि यदि P2Q 10,000 से कम है तो उसे 10,000 के मान ली, उसे 10,000 रुपये में ले लिया जाएगा। क्लियर? 10,000 से कम है तो 10,000 के रूप में, यानी मान लीजिए कि 22,500 के बदले में अगर यहाँ पे मान लीजिए 7,500 रुपये मान लीजिए अगर आ जाता तो उसको क्या कर रहा है कि 7,500 न मान के इसको 10,000 मान लिया जाए। कितना मान लिया जाता? 10,000 मान लिया जाता। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा कंडीशन, कर्मचारी 1 और 3 से 5 तक शर्तों को पूरा करता है, 1 से 3 और, यानी कुल मिला के 2 नंबर नहीं पूरा करता। 2 नंबर में क्या है, कर्मचारी के पास 25 वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा कि महीनों की संख्या के आधार पर, यानी कुल मिलाकर 25 साल नौकरी नहीं करता है। और 25 साल नौकरी नहीं करता है तो क्या होगा, 300 से कम में करेगा। जब 300 से कम करेगा तो जरा देखेंगे क्या होगा।
जब 300 से यानी 300 महीनों से कम अगर आपका नौकरी करता है, 25 साल से कम नौकरी करता है, तो देखिए मान लीजिए हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है 300 महीना यानी 25 साल नौकरी नहीं करता है और उसकी सैलरी 45,000 ही है, तो देखिए 45,000 का आधा, और मान लीजिए टोटल उसने भैया 180 महीना काम किया यानी 15 साल काम किया है, तो 1500 साल और नीचे उसका टोटल कितना काम करना था 300 रुपया, 300 महीना कर लेंगे जो उसका फिक्स है 25 साल। और देखिए उसका लेकिन उसका बेंचमार्क कॉर्पस कितना था 30 लाख, और उसको जमा भी कितना किया 30 लाख रुपए, क्योंकि बीच में निकासी किया है ना टूटा हुआ, सिर्फ बस 25 साल नौकरी नहीं किया, तो उसको 45,000 का आधा 22,500 होना चाहिए, तो 22,500 ना मिलकर कितना मिलेगा 13,500 मिलेगा। इसमें 13,500 और इसमें प्लस में लागू इसमें महंगाई रहता वगैरह सब जोड़ जाड़ के मिलेगा इतना। अगला है कर्मचारी 1, 3 से 5 तक शर्तों को पूरा करता है, 1 और 3 से 5 तक कर्मचारी के पास 10 साल 120 महीने की अर्हक सेवा, मान लीजिए कि उसके पास 180 की जगह पर यहाँ 120 दिन रख लेंगे तो आपका काउंट हो जाएगा। मान लीजिए कि तीसरा नंबर है कि 1, 3 और 4 शर्तों को पूरा करता है, कर्मचारी ने आंशिक निकासी भी की, तो सारी चीजें जितनी निकासी करेगी यानी टोटल 25 लाख रुपए मान लीजिए जमा होना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या किया उसने, अगला ने 3 लाख रुपए निकाल लिया है, तो 3 लाख रुपए घटा देंगे और सूत्र हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सीधे देखिए ध्यान रखना, जितनी आपकी औसत होगी ना, जो औसत आएगी 12 महीने की औसत जो वेतन आएगा, उस औसत वेतन का आधा निकाल कर देना है गुना 300 महीना, चूंकि कम से कम 300 महीना करेंगे तब 50% सैलरी मिलेगा, तो ये 300 महीना ये आपको समझिए कि मॉडल हो गया। और जितना महीना आप वर्क करेंगे, वर्क मंथ, जितना आपका वर्क मंथ होगा, जितना महीना वर्क मंथ करेंगे वहां पे डाल देंगे, और यहाँ पे आपका देखिए बेंचमार्क कॉर्पस और यहाँ पे आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका टोटल कंप्लीट निकल जाएगा। अब मान लीजिए बेंचमार्क कॉर्पस 30 लाख, और मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए उसमें से निकाल लिया है, तो 3 लाख रुपए यहाँ से निकल 25 लाख है, तो 25 में से 3 निकाल करके यहाँ पे कितना कर लेंगे 22 कर लेंगे, क्लियर। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का मान लीजिए 2 लाख रुपए कम है, 2 साल मान लीजिए नौकरी छोड़ दिया है, तो 2 लाख रुपए कम जमा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए यहाँ पे उसको कम डालेंगे। तो इस सारी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, चिंता करने की बात नहीं है। जब इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा तो बेहतरीन तरीके से उसमें वीडियो, क्योंकि ये वीडियो हमको लगता है कि ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है, और 1 घंटा से ज़्यादा हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी बात है कि अगर 1 घंटे तक आप जो इंतजार कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों पे देखिए बस इतनी, ये बस फॉर्मूला ले लेंगे, जो भी आपका 12 महीने का औसत वेतन होगा उसका हाफ निकाल देंगे, टोटल 300 रुपये 300 मंथ ले लेंगे, और जितना मंथ आप काम करेंगे उसको ऊपर डालेंगे, और बेंचमार्क कॉर्पस आपका क्या होगा और इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होगा, इन सारी चीज़ों का फॉर्मूला सरकार निकालेगी और उससे आपका पेंशन निकलेगा। क्लियर, यही सारी फॉर्मूला है और यही चीज़ों पे हम लोग विचार करेंगे। और हमको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।